हम लोग साइलेंट फीचर्स ही देखेंगे, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। जिसमें आप हेडिंग दीजिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जिसे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहते हैं। अब कंट्रीज के मतलब क्या, मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि ओके, ठीक है ठीक है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन कौन है? बहुत सारे हैं। यूएस भी डेमोक्रेसी है, हम भी है, इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। आप बस एटलीस्ट इतना समझिए कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और जो थोड़ी बहुत नहीं भी है, जैसे हम लोग चाइना और रशिया को भी कंसिडर कर लेंगे। चलो हम लोग एक काम करते हैं, इस एग्जांपल में हम लोग डेमोक्रेटिक को निकाल ही देते हैं कंप्लीटली। हम सिंपली ये देखेंगे कि कोई भी आप अगर दुनिया की कोई भी कंट्री अगर देखो, 196 कंट्रीज हैं दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड। तो आपको वहां का जो गवर्नमेंट का फॉर्म दिखेगा, फॉर्म वो बेसिकली दो टाइप का दिख सकता है। एक, वहां का गवर्नमेंट का फॉर्म, एक तो वहां पे पार्लियामेंट सिस्टम होगा या फिर वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। अगर किसी कंट्री में आपको पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं दिख रहा, तो आप सीधा सीधा आंखें बंद करके कह सकते हैं कि वो मोनार्ची है, वहां पे राजेशाही चल रही है। जैसे एग्जांपल लेंगे कि नॉर्थ कोरिया में आपको ना पार्लियामेंट्री सिस्टम मिलेगा ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलेगा, वहां पे मोनार्ची मिल जाएगा। ठीक, सीधा सीधा मामला। इसलिए हमने इसे पहले ही क्लियर कर दिया कि एक तो आपको ये फॉर्म मिलेगा गवर्नमेंट का या फिर वो फॉर्म मिलेगा। वहां का गवर्नमेंट चुन के जो आएगा और जो भी उनके रूल्स रहेंगे, तो बेसिकली वो एक तो पार्लियामेंट के ब्रैकेट में बैठा होगा वहां का गवर्नमेंट, या फिर वो प्रेसिडेंशियल के ब्रैकेट में बैठा होगा। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है वैसे प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट बाद में। अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आता है। अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन जो है वो पार्लियामेंट सिस्टम में आता है। और हर बार ना पॉलिटिको एक बात मतलब पढ़ना है तो एक अच्छी आदत कभी भी आप लगा के चलो कि हम कभी भी एटलीस्ट एक से थोड़ा ज्यादा ही, 2 से 3 इतने अदर कॉन्स्टिट्यूशंस या फिर कंट्रीज को कंपेयर करते ले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आ जाए कि भाई हम कैसे हैं एटलीस्ट। और चलो फिर वर्ल्ड वाइड थोड़ा हम लोग टॉप क्लास कंट्रीज देख लेते हैं कि ब्रिटेन एक क्लास है भाई, उन्होंने भी अपने देश को या फिर उनका कंपोजिशन या फिर उनका जो स्ट्रक्चर। यूएस की अगर हम लोग बात करें तो यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया का गवर्नमेंट का फॉर्म हमने रखते समय प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब यूएस की सिस्टम को एडप्ट नहीं किया, हमने ब्रिटेन के सिस्टम को एडप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेके। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि चलो इंग्लैंड से या फिर ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, तो लिया है तो एज इट इज लिया है क्या, कि हमें कुछ चेंजेस दिखते हैं, मिलते हैं, थोड़ा उसको लेके अच्छे से हम लोग बात कर लेंगे। हम कंपेयर करते हुए हम लोग इंग्लैंड को भी कर लेते हैं जो खुद एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने लिया ही वहां से है, मतलब हमने कॉपी ही इंग्लैंड को ही किया है सीधा सीधा। फिर भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि इंग्लैंड का सिस्टम कैसा है, इंडिया का सिस्टम कैसा है। और एक काम कर लेते हैं ना, साइड में हम लोग थोड़ा अमेरिका को भी रख देते हैं। यूएस का सिस्टम ऐसे पार्लियामेंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी समझ तो जाएंगे कि यूएस में कैसे पार्लियामेंट का फॉर्म है ना। तो तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पहले हेडिंग दे देंगे, ब्रिटेन, इंडिया एंड यूएस। इनको हम कुछ स्पेशल नाम भी देते हैं, मतलब स्पेशल नाम मैं पहले रख देता हूं, उसके बाद बात करेंगे कि क्या है। वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट एंड कांग्रेस। अब ये जो नाम हमने ऊपर रखा है, जिसे वेस्टमिनिस्टर कहा जा रहा है या फिर पार्लियामेंट या फिर कांग्रेस, ये क्या है?
तो ये बेसिकली वहां के मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री के लेजिस्लेचर को इस पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। मैंने लेजिस्लेचर का मीनिंग आपको लास्ट टाइम बताया था, बात हुई है हमारी। हम जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं उसे हम लोग हिंदी में कहेंगे कायदे मंडल। लेजिस्लेचर मतलब कायदे मंडल मतलब वो विभाग या फिर वो मंडल जिन्हें लॉज बनाने का राइट्स है। तो भाई हमारे कंट्री में लॉज बनाने का राइट तो पार्लियामेंट को है, तो पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेचर होगा, ठीक है। तो जैसे इंडिया का पार्लियामेंट, वैसे ही ब्रिटेन का वेस्टमिनिस्टर और वैसे ही यूएस का कांग्रेस। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि हम यहाँ इधर इधर मतलब जो यूएस का लेजिस्लेचर है उन्हें हम लोग पार्लियामेंट बिल्कुल भी नहीं कह सकते। पहली बात तो पार्लियामेंट वहां पे पहली बात पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं है। हम लेजिस्लेचर का नाम ले रहे हैं कि वहां हम लोग कांग्रेस के नाम से जानेंगे। कांग्रेस का मीनिंग में शायद आपको लास्ट टाइम बताया होगा, कांग्रेस मतलब सभा, ठीक है। और इंग्लैंड की बात, तो इंग्लैंड के लेजिस्लेचर को हम वेस्टमिनिस्टर ये नाम दे रहे हैं। अब आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। दुनिया भर में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इंग्लैंड से ही उठाया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेस ही इंग्लैंड है। पहले दुनिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड में सेटअप हुआ और बाद में फिर जो है बाकी कंट्रीज जिन्हें जिन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करना था उन्होंने इंग्लैंड से लिया, ठीक है। अब हमने भले नाम वेस्टमिनिस्टर दिया है, लेकिन और भी हम उसे और कुछ नेम दे सकते हैं। मतलब इसे ही हम लोग पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, बताता हूं कि क्या। और इसी को हम लोग प्राइम मिनिस्टर सिस्टम भी कह सकते हैं। इंग्लैंड के लेजिस्लेचर को आप वेस्टमिनिस्टर कहिए, आप पार्लियामेंट कहिए या फिर आप प्राइम मिनिस्टर सिस्टम कहिए, एक ही बात है। बस हमने ना ये अलग सा नाम पहले क्यों दिए, मतलब वेस्टमिनिस्टर ये क्यों दिए, है वो पार्लियामेंट ही, अलग कुछ नहीं है वो पार्लियामेंट ही। लेकिन वहां का या फिर इंग्लैंड का पार्लियामेंट जिस वेन्यू या फिर जिस पर्टिकुलर प्लेस पे है ना, उस प्लेस का नेम है वेस्टमिनिस्टर। जैसे बात करें कि भाई इंडिया का पार्लियामेंट दिल्ली में एक पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर एरिया का कुछ नाम होगा ना, सेम इंग्लैंड का पार्लियामेंट जहां पे है उस लोकेशन का नाम है वेस्टमिनिस्टर। इसलिए दुनिया भर में पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अरे वो सिंपल फंडा है। एक एग्जांपल लेंगे कि समझ के चलो कि एग्जांपल यूपीएससी का एक अलग स्टाइल प्रयास एकेडमी में स्टार्ट हुआ, ठीक। और प्रयास एकेडमी का एक पैटर्न है, तो समझ के चलो कि उस पैटर्न को जाना गया कि प्रयास एकेडमी पैटर्न। अब प्रयास एकेडमी एक जिस कॉम्प्लेक्स में है वो है विदर्भ साहित्य संघ, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये विदर्भ साहित्य संघ का पैटर्न है। सेम पार्लियामेंट एक सिस्टम है, लेकिन इंग्लैंड का पार्लियामेंट जिस जगह पे है उस जगह का नाम वेस्टमिनिस्टर है, इसीलिए इसे वेस्टमिनिस्टर सिस्टम या फिर वेस्टमिनिस्टर पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हमने नाम एक्चुअली वेस्टमिनिस्टर ही दिया। अब उसको आप वेस्टमिनिस्टर कहिए, आप उसे आप पार्लियामेंट कहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, या उसे हमने और एक नाम दिया प्राइम मिनिस्टर सिस्टम। अब ये प्राइम मिनिस्टर सिस्टम का क्या मीनिंग निकलता है अभी नहीं समझेगा, आपको बाद में समझेगा। हो सकता है कि ये इसी लेक्चर में समझ जाए, इसी टॉपिक में समझ जाए, लेकिन बात करेंगे हम लोग कि ये प्राइम मिनिस्टर सिस्टम क्या रहता है। चलो अब हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट का थोड़ा कंपोजिशन है, मतलब एटलीस्ट जो 2 हाउसेस एंड जो 3rd पिलर रहेगा या फिर है उसके बारे में बात कर लेंगे। सो ब्रिटेन में भी अपर हाउस, मतलब ब्रिटेन में अपर हाउस है, लोअर हाउस है। ब्रिटेन के अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटेन के लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम तभी पूरा होगा, इस बात को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम तभी पूरा होगा, पार्लियामेंट तभी पूरा होगा जब उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर में, बास्केट में बोथ हाउसेस एंड 1 पर्सन जब तक ना आए। ये कंडीशन है पार्लियामेंट की पूरी होने की। बोथ हाउसेस और एक उस राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी, जिसे हम लोग राष्ट्राध्यक्ष कहेंगे, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट कहेंगे, या फिर जिसे हम लोग, है ना,
और इसी नाम से जान सकते हैं। सो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी आपको यही दिखेगा कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट अपर हाउस है लॉर्ड्स, लोअर हाउस है कॉमन्स, एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर रहेगा उसे हम लोग कहेंगे ब्रिटेन का प्रेसिडेंट। हम लोग नाम ही रख देते, उसके बाद उसको लेके प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। इंडिया में भी आपको इसी तरीके से कंपोजिशन मिल जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड से तो लिया है हमने, तो बहुत कुछ अलग मिलना पॉसिबिलिटी कम है। इंडिया में मिलेगा कैसे? तो इंडिया का भी अपर हाउस, हम लोग इंडिया के अपर हाउस को क्या कहते हैं? राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। लोअर हाउस को लोकसभा। और इंडिया का भी राष्ट्राध्यक्ष है ना, प्रेसिडेंट है ना? हाँ बिल्कुल भाई, इंडिया का भी प्रेसिडेंट है। अब रही कांग्रेस की बात, मतलब यूएस की बात, तो पहले तो आपने ये समझना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यूएस में नहीं है, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहता है और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम रहता है ना, उसका कोई मैचिंग नहीं रहता। इस बात को बहुत क्लियरली आप समझ लो। मतलब ना, मैं ये बोल रहा हूं, किसी भी कंट्री में एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहेगा। आप चाहते हो कि नहीं भी, थोड़ा बहुत हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से कुछ उठा के रख देते हैं, थोड़ा बहुत प्रेसिडेंशियल सिस्टम से उठा के कुछ रख लेते हैं, और कुछ तो अलग करने की कोशिश करते हैं। नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। एक तो ये या फिर ये, दोनों में से एक। दोनों नहीं चाहिए भाई, आप एक काम करो, किंग बन जाओ और हुकुमशाह हो जाओ। इन दोनों का मिक्सअप आपको नहीं मिल सकता। एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहेगा, इसको बहुत क्लियर कर लीजिए। फिर हम चुने कैसे कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए या फिर हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए? तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। वैसे हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को अलग से पढ़ने वाले हैं, एक लेक्चर उसे लग जाता है, लेकिन फिर भी दो क्वेश्चंस हमारे सामने आना चाहिए। हमें स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए कि हमें आंसरेबल गवर्नमेंट चाहिए? दो क्वेश्चन। स्टेबल गवर्नमेंट हम किसे कहेंगे? स्टेबल गवर्नमेंट मतलब एक बार कोई प्रेसिडेंट कहने से अच्छा हम लोग गवर्नमेंट कहेंगे। एक बार कोई गवर्नमेंट अपनी जगह पे आ जाए तो भाई उसको अगले 4 साल या फिर 5 साल तक उस पोस्ट से हटाना, उसकी सरकार गिराना, ये लगभग इम्पॉसिबल रहेगा। उसे हम लोग कहेंगे स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत क्या रहती है? जितनी गवर्नमेंट स्टेबल रहेंगी उतना उस कंट्रीज के लिए पॉलिसीज वो गवर्नमेंट सही तरीके से रख पाएगी। जितने अच्छे से पॉलिसीज रखे जाएंगे उतना उस कंट्री का डेवलपमेंट भी उतना ही फास्ट हो जाएगा। जितनी गवर्नमेंट अनस्टेबल रहेगी ना, उतना उस पर्टिकुलर कंट्रीज में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज ये बहुत ज्यादा आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1989 से 91 ये टाइम पे हमारा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। मतलब इस 2 साल के बीच या फिर 2-3 साल के बीच हमें आपको पता चलेगा कि कंट्रीज के 3 प्रधानमंत्री हुए। पहले 1989 को आए बीपी सिंह, देन 1990 को आए चंद्रशेखर, एंड 1991 को आए पीवी नरसिंह राव। अब सोचिए कि कोई प्रधानमंत्री अगर अपने पोस्ट पे बस 1 साल के लिए आ रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट 1 से सवा साल ही रह रही है, तो बात देखिए ना कैसा है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज लॉन्ग टर्म चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म उसे चलाने के लिए सरकार भी तो चाहिए लॉन्ग टर्म। पता चला यहाँ पे किसी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज रखी, दूसरी गवर्नमेंट आ गई चेंज होके, वो तो पुराने पॉलिसीज खत्म कर देंगी। समझ में आई ना बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट भी मतलब वो सही तरीके से जाएगा। तो क्वेश्चन यही बना था, आपको चाहिए क्या? आपको स्टेबल चाहिए कि आपको आंसरेबल चाहिए? अब आंसरेबल के बारे में भी बात कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट आंसरेबल है तो उस गवर्नमेंट का ये अधिकार है कि लोगों के क्वेश्चंस का गवर्नमेंट आंसर करे, और हमारे विदाउट क्वेश्चंस या फिर वो जब तक आंसर नहीं देते वो वहां से नहीं भाग पाएंगे, बिल्कुल नहीं भाग पाएंगे, है ना? और उनका काम ही ये है कि वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो गवर्नमेंट आंसरेबल है। सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये स्टेबल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, आंसरेबल का नहीं है। आंसरेबल का नहीं है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये आंसरेबल का एग्जाम्पल है, स्टेबल का नहीं है। और दोनों का मिक्सअप हम लोग नहीं कर सकते। अब 2 क्वेश्चंस थे,
अब दो क्वेश्चन के जो भी आंसर निकल रहे हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, आप उस हिसाब से एक तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जाओ या फिर पार्लियामेंट्री हो जाओ। आपको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए आप उधर चले जाइए, लेकिन स्टेबल से ज्यादा आपको जरूरी है कि भाई आंसरेबल गवर्नमेंट होना चाहिए, तो फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम, सीधा सीधा मामला। पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग से पढ़ेंगे तब ये बातें हमें पढ़ना है और अच्छी तरीके से, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा वो समझ में आया कि मामला क्या है। यूएस में कुछ भी हो जाए, वहां का गवर्नमेंट ना आंसरेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्टेबल है। हमारा गवर्नमेंट आंसरेबल है, अब वो कितना है वो दिख रहा है वैसे 8-9 साल से, फिर भी है आंसरेबल, लेकिन स्टेबिलिटी का हम कोई मतलब भरोसा नहीं कर सकते, सीधा सीधा मामला है। ठीक, अब क्वेश्चन से उस हिसाब से जो है हमें उसके हम डिसीजन ले सकते हैं। अब हम थोड़ा यूएस के कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। एक बात क्लियर है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरी तरीके से अलग, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पूरी तरीके से अलग, इनका मैचअप नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग यूएस के थोड़ा स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो यूएस का जो कांग्रेस है, मतलब वहां का जो लेजिस्लेचर है, तो वहां के लेजिस्लेचर में भी आपको इसी तरीके से बोथ हाउसेस मिलेंगे। ये लेजिस्लेचर थोड़ा सा कॉमन मिलेगा आपको, वहां पे भी अपर हाउस मिलेगा, वहां पे भी लोअर हाउस मिलेगा। यूएस के अपर हाउस को हम कहते हैं हाउस ऑफ सीनेट, और यूएस के लोअर हाउस को हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और नो डाउट यूएस का एक प्रेसिडेंट बिल्कुल रहेगा, क्योंकि सिस्टम ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। आप थोड़ा नजर डालिए, आपको कोई फर्क तो मिलेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, मतलब तीनों सिस्टम तो देखने के लिए बिल्कुल सेम है, बोथ हाउसेस अपर एंड लोअर, और वो थर्ड पिलर है ही प्रेसिडेंट। ठीक है, बस अब जो पूरी की पूरी अनकॉमन बातें हो जाती है, ये लाल लाइन खींच लेंगे ना सीधा सीधा, ये रेड लाइन खींचती है भाई, इस लाइन की इधर वाला जो है वो प्रेसिडेंट, सॉरी आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इधर वाला सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। फर्क देखेंगे क्या अनकॉमन आपको मिलेगा, जैसे यहां बात यह है कि यहां का पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे इंग्लैंड करें, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का पार्लियामेंट किससे बन रहा है, तो इंग्लैंड का पार्लियामेंट बन रहा है वहां का अपर हाउस, लोअर हाउस एंड वहां का प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये जो प्रेसिडेंट रहेगा वो इस पार्लियामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक, देन सेम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अपर हाउस लोअर हाउस, यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, तो यहाँ का प्रेसिडेंट भी इस पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब पार्लियामेंट ही इनसे पूरी होती है, बोथ हाउसेस एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर हम लोग इधर की बात करें, यहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सीनेट एंड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये यूएस का लेजिस्लेचर जो है, ये लेजिस्लेचर का हिस्सा कांग्रेस मतलब यूएस का प्रेसिडेंट नहीं रहता है, कोई उसका लेना देना नहीं, कोई भी उसका कांग्रेस के साथ लेना देना बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको एक ऐसा पोस्ट मिलेगा जो पोस्ट इधर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मिल ही नहीं सकता। कौन सा पोस्ट, आओ इधर, क्या क्या नाम दिए थे, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, राइट, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम। ब्रिटेन में आपको प्रेसिडेंट के अलावा प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, नो डाउट इंडिया में भी आपको प्रेसिडेंट के अलावा प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, लेकिन यूएस में प्राइम मिनिस्टर इस पोस्ट का कोई भी चक्कर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो पीएम है, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं तो पीएम का कोई रूल ही नहीं, इसलिए हमने इस सिस्टम को पीएम सिस्टम भी कहा। अब क्लियर हो गया कि क्यों कहा उसे प्राइम मिनिस्टर सिस्टम। ठीक, ये एक बात। जब हम लोग पीएम एंड हिज कैबिनेट जो टॉपिक पढ़ेंगे, काफी समय उसे, लेकिन फिर भी
तो मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर इनका एक स्टेटमेंट बताऊंगा, प्रेजेंट के समय भी आएगा वो। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर आपको यूएस के प्रेसिडेंट को इंडिया के प्रेसिडेंट से कंपेयर करना है तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आपको अगर यूएस के प्रेसिडेंट को किसी से कंपेयर करना है तो आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि यूएस के प्रेसिडेंट के पावर्स को आपने अगर इंडिया के किसी ऑफिसर के पावर से कंपेयर करना है तो प्रेसिडेंट वो ऑफिसर नहीं भी, प्रेसिडेंट इस यूएस के प्रेसिडेंट के हिसाब से हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट बहुत लूज है, बहुत डाउन है। आपको अगर इतना पावरफुल इंसान देखना ही है ना तो आप कंपैरिजन करो प्राइम मिनिस्टर से। तो जब पार्लियामेंट्री सिस्टम को डॉक्टर अंबेडकर ने रखा था और उसे एक्सप्लेन करने की जब ना वो बात आई थी, तब उनके ये स्टेटमेंट थे कि आप इसे किससे कंपेयर कर सकते। तो हम तो यूएस के प्रेसिडेंट को हमारे प्रेसिडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बंदा, ये पोस्ट पावरलेस है, पावरलेस है। और वही यूएस का प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वहां पे और किसी को पावर देने की नौबत आएंगी नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है ना। तो मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसे बोल रहा हूं मैं, अगर आपको मतलब आज प्राइम मिनिस्टर से तकलीफ हो तो आपके माइंड में आ सकता है यार वही सिस्टम अच्छा था यार, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहते, झंझट नहीं रहती, हो सकता है। लेकिन नहीं, हमने क्या सबसे पहले क्या क्वेश्चंस उठाए थे, स्टेबल गवर्नमेंट, आंसरेबल गवर्नमेंट। और हमारे लिए उस समय में स्टेबल से ज्यादा आंसरेबल गवर्नमेंट ज्यादा जरूरी थी। क्यों थी, बात करने वाले हम लोग, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना। ठीक है, ये सिस्टम है। अब देखो कि मामला क्या हो जाएगा। अब तीनों को और हम लोग कंपेयर, यहां तक सबको क्लियर है। अब हम लोग ना बिल रखेंगे, बिल, और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे लॉज में, उसके नियम मतलब उसके नए जो कायदे हैं ना वो लाने की कोशिश करेंगे। उसमें आपको पावर्स के बारे में समझ में आएगा कि कौन कितना पावरफुल है। और एक काम करते हैं कि इधर से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा कमजोर है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेंगे, इंग्लैंड में कोई बिल रखना है, एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल क्या रहते हैं आपको बाद में पता चलेगा। इंग्लैंड में अगर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो, और वो अगर ऑर्डिनरी बिल है तो आप उसे कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोसेस क्या चलेगी, प्रोसीजर कैसी पूरी होगी, उसको ही आपने समझना है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इंग्लैंड में आपने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल ले आए, बिल ले आए, और बिल पे डिस्कशन होने के बाद अगर वो बिल वहां पे पास हो गया तो वो बिल जाएगा सेकेंड हाउस में। ठीक है, यहां लोअर हाउस ने पास करने के बाद इधर अपर हाउस में चला गया, लॉर्ड्स में चला गया, लॉर्ड्स ने भी उसे पास कर दिया। अब दोनों हाउस ने पास किया हुआ बिल फाइनली जाएगा इधर प्रेसिडेंट के हाथ में। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया हुआ एक बात, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर हाउस या फिर बोथ हाउस में पास हुआ, इसका मतलब हम इसे ये यूज नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट ने पास किया। नहीं भाई, पार्लियामेंट क्या बस ये दो हाउस से बनी है क्या? पार्लियामेंट तो दो हाउस विद प्रेसिडेंट, तो अभी तो बस दोनों हाउस ने पास ही किया है ना। तो दोनों हाउस ने पास किया हुआ बिल अब जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने अगर उसे असेंट दे दिया तो अब वो बिल का हो गया लॉ। ठीक है, लेकिन थोड़ा ये देख लेते हैं कि इंग्लैंड के प्रेसिडेंट के हाथ में उस बिल पे कुछ वेटोस के पावर है क्या, वो अपने वेटो यूज कर सकता है क्या। अब जिसे हम लोग वेटो कह रहे हैं, तो वेटो मतलब क्या, तो वेटो मतलब उसका नकार, मतलब मना करने का अधिकार। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं वेटो पावर। इंग्लैंड के प्रेसिडेंट के वेटो पावर की हम बात करें तो ब्रिटेन के बोथ हाउस ने एक बार बिल पास कर दिया और वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन का प्रेसिडेंट, पहली बात वहां का प्रेसिडेंट, चलो हम लोग बाद में बात करने की कौन रहेगा कैसे रहेगा, पहले ये पावर्स देख लेते हैं। तो ब्रिटेन का प्रेसिडेंट, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, मतलब मैं ना यहाँ पे 3 ऑप्शंस रख सकता हूं, फिर बात करेंगे। ब्रिटेन का प्रेसिडेंट उसे पास कर सकता है, ब्रिटेन का प्रेसिडेंट उसे रिटर्न भेज सकता है कि भाई बिल में ना थोड़ी सी खामियां हैं, आप उसे सुधार के फिर भेजो, फिर मैं बात करूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो उसे रिटर्न कर सकता है, या ब्रिटेन का प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट कर सकता है।
वैसे इसमें और एक ऑप्शन आता है, लेकिन अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। हम हमारे कंट्री का जब लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रोसीजर ऑफ लॉज देखेंगे ना, तब बात करेंगे। 3 ऑप्शन हमने रखे हैं, अब 3 ऑप्शन तो देने चाहिए। ब्रिटेन का प्रेसिडेंट देख रहे हैं हम लोग, तो देखो ना उसके पास क्या क्या पहुंच जाएगा। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस ने बिल पास कर लिया और वो बिल अगर प्रेसिडेंट के पास गया तो नो डाउट ब्रिटेन का प्रेसिडेंट उसे पास तो कर ही सकता है, मतलब ये तो है ना, वो पास कर ही सकता है। वो पास कर दिया, अगर उसने पास कर दिया तो हो गया, बन गया लॉ। लेकिन इन 3 में से ब्रिटेन के प्रेसिडेंट को ये एक ही राइट है कि वो सिर्फ असेंट दे सकता है। ब्रिटेन का प्रेसिडेंट ना उस बिल की खामियां निकाल के ना उससे वापस भेज सकता है, और रही बात रिजेक्शन की, तो वो तो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। उसके पास बिल गया तो भी अपना पेन लो, साइन करो, खत्म करो, आपने नहीं चलाना है, बस बिल को साइन दो, असेंट दो, ठीक है, क्लियर है। तो कितना पावरफुल दिख रहा है प्रेसिडेंट इंग्लैंड का, समझ में आया होगा। बोथ हाउसेस ब्रिटेन के बिल पास करके अगर प्रेसिडेंट के पास उन्होंने भेज दिया, तो इंग्लैंड के ब्रिटेन के प्रेसिडेंट के हाथ में एक ही राइट है, पेन उठा के साइन करना है। वो बस साइन कर सकता है, वो उसमें कोई खामियां नहीं देख सकता, और खामियां देख के उस बिल को वो रिटर्न नहीं भेज सकता कि भाई नहीं खामियां हैं, आप एक बार फिर से जो है ना उस बिल के ऊपर फिर से थोड़ा सा देख लो, मतलब उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लो, सुधारना कर लो, नहीं कर सकता। और रही बात बिल को रिजेक्ट करने की, उसे ये राइट ही नहीं है, वो उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, मतलब उसका काम बस साइन देना है, उस बिल को बस पास करना है, इसके अलावा उसके पास कोई राइट नहीं। सो इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड के प्रेसिडेंट को, मैंने प्रेसिडेंट यही वर्ड यूज किया था ना, हाँ, इंग्लैंड के प्रेसिडेंट को कोई खास पावर्स नहीं है। उसके पावर्स तो 1668 के आसपास ही निकाल दिए गए। पहले वो इतना अनकंट्रोल्ड था कि पार्लियामेंट उसके बस एक ही पर्सन के कंट्रोल में रहती थी। लेकिन एक ऐसा रिवॉल्यूशन होता है इंग्लैंड में, मैंने आपको कहा, मैं पढ़ाऊंगा आपको वो रिवॉल्यूशन क्या है ना। ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ कि इंग्लैंड में सब पावर्स बदल गए और सारे पार्लियामेंट के हाथ में वो पावर्स आ गए, और उसे इतना मतलब कंट्रोल में लाया गया कि भाई आप मतलब आराम से बैठो गादी पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, महल है, एंजॉय करो लाइफ, पेन बस लेके घूमो, इसी का आपको काम है ना, साइन तो देना है उसी से, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। रही बात ये इंग्लैंड की। इंडियन पार्लियामेंट में भी अगर आपने कोई पार्लियामेंट में कोई ऑर्डिनरी बिल रखना है, ऑर्डिनरी बिल है, तो आप उसे किसी भी हाउस में रखिए, राज्यसभा में रखिए, लोकसभा में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एग्जांपल लेते हैं कि उस बिल को अगर हमने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए, कोई भी हाउस में कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है। चल एग्जांपल के लिए अगर आपने उसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए और राज्यसभा ने उसे अगर मेजोरिटी से पास कर लिया, तो वो बिल अब जाएगा सेकेंड हाउस में, लोकसभा में। लोकसभा में भी अगर उस बिल को आपने मेजोरिटी से पास कर लिया, तो दोनों हाउस में पास किया गया बिल अब जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट को क्या क्या बेसिकली राइट्स मिलेंगे, तो हम वही 3 बातें हम लोग रख लेते हैं कि वो पास कर पाएगा, वो उसे रिटर्न कर पाएगा, वो उसे रिजेक्ट कर पाएगा। उस 3 पावर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इंडियन या फिर इंडिया का प्रेसिडेंट उसे नो डाउट असेंट दे सकता है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 111 के तहत वो उसे असेंट दे सकता है। उसने अगर बिल पास किया, उसने अगर साइन किया, तो लॉज बन गया, नया लॉ आ गया, ठीक है, तो उसे वो पास कर सकता है। उसके वेटो के टाइम हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको पहले से पता रहे तो ज्यादा बेटर है। दूसरी बात, ऑप्शन हो गया, उसको सरका दो। अभी सेकंड देखेंगे रिटर्न का। अगर पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस ने उसे पास करके अगर पास भेजा, और अगर प्रेसिडेंट को उस बिल में कुछ खामियां लग रही है, कुछ कमतरताएं लग रही है, तो भारत का राष्ट्रपति एक ही बार उसे वापस भेज सकते। मैं बड़ा प्रेशर देके बात कर रहा हूं हाउस में, ठीक। अब जब वापस जाएगा बिल तो देखते हैं कि क्या हो सकता। मतलब प्रेसिडेंट को कुछ खामियां दिखी, उसने खामियां नोट भी की, उसने सजेशन भी दिया, क्योंकि कैसा है ना कि उसके पास बिल जाने के बाद वो
उसे ये राइट्स नहीं है कि वो बिल्स को वहां पे कुछ अमेंडमेंट करे, वो काम उसका नहीं है, उसके लिए तो हाउसेस है ना, वो हाउसेस देखेंगे। लेकिन वो बता तो सकता है ना कि नहीं भाई ये कुछ कमतरता है, ये खामियां है, ठीक है। इसके कारण वो एक ही बार उस बिल को रिटर्न भेज सकता है। अब प्रेसिडेंट ने जो भी सजेस्ट किया है वो सजेशंस हाउसेस को मानना कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। हाउसेस को लगेगा तो प्रेसिडेंट का सजेशन मानेंगे, नहीं लगेगा नहीं मानेंगे, जैसे कि वैसे, लेकिन पास करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ हम नहीं मानते, चलो चलो पास कर लो, ऐसा नहीं होगा। वो माने नहीं माने उस बिल को फिर से ना रख के आपने फिर से पास करना है, दोनों हाउस में पास करना है। अब दोनों हाउस में एक बार फिर से एक बार उसे पास कर लिया, और अब वो जब फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट को उस बिल पे असेंट देना ही पड़ेगा। रही बात तीसरे ऑप्शन की कि उस बिल को इंडियन प्रेसिडेंट ओके बेटा रिजेक्ट कर सकता है क्या। सो इंडिया के प्रेसिडेंट को किसी भी बिल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने का कोई पावर नहीं दिया गया है। डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं, डायरेक्टली रिजेक्ट करने का कोई पावर उसके पास नहीं है। एक तो पास करो भाई, या फिर एक बार आपको जो भी चेंजेस करना है बताना है उसके लिए रिटर्न भेजो। डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं कि रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक पावर है जो इसमें मैंने नहीं लिखा है, वो जब हम लोग वेटो पावर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी आप लिख के रख सकते हो कि प्रेसिडेंट के पास भले ही डायरेक्ट रिजेक्ट करने का पावर नहीं है, लेकिन एक वेटो है जिसे हम लोग पॉकेट वेटो कहते हैं। तो ये कैसे रहता है? तो मामला ये हुआ कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर छोटे हो जाएंगे, थोड़े बड़े बच्चे लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे लेते हैं, 2 साल का पीजी रहेगा, ठीक है, बच्चे मैच्योर भी हो गए। तो फर्स्ट ईयर में ही पीजी के फर्स्ट सेम में एक लड़के ने अपने दिल की बात लड़की को बता दी और इंतजार कर रहा है। तो लड़की ने ना हाँ कहा ना कहा। अब 2 साल का पीजी है, अब एक तो हाँ कह दे या फिर ना कह दे। हाँ कह दिया तो ठीक है भाई, ना कह दिया तो भी ठीक है। लेकिन अगर दोनों साल निकल गए, चारों सेम निकल गए और कॉलेज खत्म, लड़की अपने घर लड़का अपने घर, मैटर खत्म। समझ में आई बात? यही रहता है पॉकेट वेटो। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो बिल आया ना उसके पास, उसे ना वो पास करता है ना रिजेक्ट करता है, वो उसके पास ऐसे ही पड़ा रहता है, प्रपोजल है पड़ा रहने दो, देखेंगे बाद में। और अगर उस गवर्नमेंट के 5 इयर्स का टर्म पूरा हुआ, जैसे 2 साल का टर्म पूरा हुआ था कॉलेज का, और वो 2 साल का टर्म खत्म होने के बाद वो मैटर जैसे क्लोज हुआ ना, वैसे इस बिल का मैटर भी क्लोज हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट का लोकसभा का वो 5 ईयर का टर्म पूरा हुआ तो वो पावर है, उसे पॉकेट वेटो है, लेकिन उसे रिजेक्ट करने का राइट नहीं है। सो इस हिसाब से आप अगर इंडिया एंड ब्रिटेन के प्रेसिडेंट को कंपेयर करो तो पावरफुल कौन दिख रहा है? इंडिया का प्रेसिडेंट भाई। ये तो मतलब रिटर्न भी नहीं कर सकता है ना, और वो पॉकेट वेटो तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं, उसको कोई लेन देन नहीं है। इंडिया का प्रेसिडेंट एटलीस्ट उसे रिटर्न तो भेज सकता है, ठीक है। और वो खास राइट तो हमने देखा, एक पॉकेट वेटो है उसके पास, ठीक है, जो यूज कर सकता है। यूएस के प्रेसिडेंट के पावर्स की बात करें तो यूएस के भी कांग्रेस में किसी भी हाउस में आप बिल रखिए, चलो सीनेट में रख दिया, सीनेट ने पास कर दिया, सेकंड हाउस गया रिप्रेजेंटेटिव में, यहां जाने के बाद भी अगर वो बिल पास हुआ तो बोथ हाउसेस में पास हुआ बिल अब जाएगा प्रेसिडेंट के हाथ में। अगर प्रेसिडेंट को लगता है बिल को पास करना है, पास कर देगा, कोई बात नहीं, चलो। अगर उसे अगर उसने रिटर्न भेज दिया, मतलब ये ऑप्शन भी उसके पास है, ये रिटर्न वाला भी ऑप्शन है उसके पास। रिटर्न वाले के बारे में मैं अच्छे से बता दूं, और उसे रिजेक्ट करने का भी राइट। इंडिया के प्रेसिडेंट ने जब उस बिल को वापस भेजा था तो उसमें चेंजेस करके या फिर ना करके, जब पार्लियामेंट ने फिर से उसे पास करके भेजा तो प्रेसिडेंट ने क्या किया था? साइन दिया था ना। इधर यहाँ के कांग्रेस ने, बोथ हाउसेस ने
अगर उस बिल मतलब पास किया, प्रेसिडेंट के पास गया, रिटर्न किया प्रेसिडेंट ने कि नहीं सोचो इस बिल के बारे में, तो इन्होंने सोचा और फिर से बिल पास करके फिर से अगर प्रेसिडेंट को दिया, तो किसी खास कंडीशन में, किसी खास कंडीशन में वहां का प्रेसिडेंट रिटर्न आया हुआ बिल भी रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन उसका एक कंडीशन है, वो वेटो के समय में पढ़ाऊंगा, वेटो के समय पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं जाएंगे हम उसमें। कर सकता है लेकिन कंडीशन है। हाँ, हमने देखा था बेटा कि इंडिया का प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया था बिल, और एक बार इन्होंने फिर से पास करके फिर से अगर भेजा तो उसे पास करना ही है। और वही अगर हम लोग कांग्रेस मतलब यहाँ यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें, तो उसने भी रिटर्न भेजा, बोथ हाउस ने फिर से पास किया, वो बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास गया, फिर भी एक कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ, एक कंडीशन में वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है। मतलब जो ये नहीं कर सकता था वो ये कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन कंडीशन है। मतलब कल चल के कोई मिल जाए थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का बच्चा तो मैं भिड़ मत जाना है, कर सकता है वो रिटर्न बिल को भी रिजेक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है वो पहले से अगर वो बिल कम वोट से अगर पास होके आया ना उसके पास, तो रिजेक्ट कर देगा। नहीं समझ, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं रही बात रिजेक्ट की, दे सकता है रिजेक्शन, वो पावरफुल है, सारे राइट्स उसके हाथ में है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उस हिसाब से तीनों प्रेसिडेंट को कंपेयर करोगे तो नो डाउट सबसे पावरफुल आपको यूएस का प्रेसिडेंट दिखेगा। हम हमारे प्रेसिडेंट को ना यूएस के प्रेसिडेंट जैसे मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं, ना इंग्लैंड के प्रेसिडेंट जैसे कमजोर कह सकते हैं। हमने हमारे प्रेसिडेंट की एक अलग ही पहचान बनाने की कोशिश की। कैसे कह सकते हो भाई हमने कॉपी किया? समझ में आया बात? है ना, हमने तो एक अलग ही उसे पहचान देने की कोशिश की, ना इधर के जैसा पावरफुल है ना इधर के जैसे बहुत ज्यादा लूज है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भले ही हमने उठा, अच्छा अब तक आपको क्या क्या थोड़ा सा अलग दिखा है इंग्लैंड एंड इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में? तो एक बात जो आपको अलग दिखी है वो ये कि इंग्लैंड का प्रेसिडेंट ये बस नाम का ही प्रेसिडेंट है, उसके कंपेरिजन में एटलीस्ट इंडिया का प्रेसिडेंट के पास कुछ तो पावर्स है, कुछ तो बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये अलग है। और एक बात जो बहुत अलग कर देती है, बहुत अलग कर देती है इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम को और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को, देखिए क्या है। पहले इंडिया के बारे में बात कर लेंगे। इंडिया का प्रेसिडेंट, राष्ट्राध्यक्ष, इस पोस्ट को मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे तब आप इसका इंपॉर्टेंस समझोगे कि क्या भाई इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर हमने, है ना, तो मतलब एक जो हमारा एक प्रॉपर एक जो स्ट्रक्चर दिखता है ना, उस स्ट्रक्चर में प्रेसिडेंट रहेगा ही रहेगा, तो हमारे कंट्री के लिए राष्ट्राध्यक्ष बिल्कुल है। लेकिन बस आप ये याद रखिए कि हमारे कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है। फर्क इतना है कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं रहता, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहता है, ठीक है ना। हमने वो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली इलेक्टेड कैसे रहता है, ये बात आपको क्लियर है ना सबको, किसी कोई डाउट नहीं है? ओके, ये इलेक्टेड रहता है भाई, मतलब लोगों से चुन के नहीं जाएगा, लेकिन लोगों ने जो रिप्रेजेंटर को चुना है लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबली में, वो लोग प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वोट करेंगे और प्रेसिडेंट चुन के आएगा, है ना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमें पढ़ना है ही बाद में, ठीक है। ये हुई बात इंडिया के प्रेसिडेंट की। अगर हम लोग इधर इंग्लैंड के प्रेसिडेंट की बात करें, तो इंग्लैंड का प्रेसिडेंट ना डायरेक्टली चुन के आता है ना इनडायरेक्टली चुन के आता है। इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन का जो कोई किंग या क्वीन उस टाइम पे है, वही उस कंट्री का प्रेसिडेंट। तो भाई ये तो वंश परंपरागत पद्धत होगी फिर, ये सिस्टम। इंग्लैंड के जैसे किंग जॉर्ज ये होके गया है, विक्टोरिया क्वीन होके गई है, ठीक है। अब ये जो आए एक बार किंग या क्वीन के नाम से, तो वो जितने भी समय थे तब वो उस पर्टिकुलर कंट्री के प्रेसिडेंट भी थे, तो वो चुन के आए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो बिल्कुल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुन के नहीं आए भाई, वो तो उनके ट्रेडिशन के हिसाब से, वंश परंपरागत सिस्टम के हिसाब से वो उस पोस्ट पे आए हैं। तो ये कितना बड़ा चेंजेस है पार्लियामेंट का इंग्लैंड एंड आपके इंग्लैंड एंड इंडिया की। समझ में आई बात? इतनी बार मैं आपको कहता हूँ प्रीएम्बल पढ़ के आओ रे, प्रीएम्बल पढ़ के आओ रे, पढ़ते नहीं। प्रीएम्बल में आप
इंडिया को सोवेरियन रिपब्लिक, ऐसे ऐसे कहोगे ना, ऐसे कहोगे। हम रिपब्लिक है, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है। अब वो क्यों नहीं है रिपब्लिक, इसी कारण नहीं है, इसी कारण। इसके पीछे है क्या बेसिकली, प्रीएम्बल जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, समझो इसे। ओके बेटा। और रही बात यूएस के प्रेसिडेंट की, तो वो भी इलेक्टेड ही रहता है, और वो भी ना इनडायरेक्ट इलेक्टेड ही रहता है। तो देखो वहां आपको यूएस में सबसे पावरफुल जो दिख रहा है वो प्रेसिडेंट दिख रहा है, और वैसे भी उसके पावर शेयर करने के लिए कोई है भी नहीं ना। कौन है वहां पे, कोई नहीं, पीएम तो हमने देखा ही नहीं, मतलब है ही नहीं ना वहां पे। पार्लियामेंट्री सिस्टम थोड़ी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल बुरा का पार्लियामेंट्री सिस्टम बिल्कुल नहीं है। मामला यह है कि वही जो है वो पावरफुल है, उसको हम इन दोनों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों दोनों कंट्रीज में जो प्रेसिडेंट है वो रियल हीरो है ही नहीं, वो नॉमिनल ही हीरो है। फिर वो ब्रिटेन का क्यों ना हो या फिर इंडिया का क्यों ना हो, वो नॉमिनल ही हीरो है। आप जब पढ़ोगे प्रेसिडेंट इंडिया का तो देखोगे कि आर्टिकल 52 कहता है कि कंट्री के लिए एक प्रेसिडेंट रहेगा। 53 सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो उसके हाथ में रहेंगे, इतने स्पेशल उसको पावर्स मिल जाते हैं कि सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके हाथ में रहेंगे। 77 भी काइंड ऑफ सेम राइट्स को प्रेसिडेंट को देगा। लेकिन पता है वो बेचारा प्रेसिडेंट इतना मासूम सा रहता है, इतना भोला, कि सारे राइट्स उसी के हाथ में रहते हैं, सारे राइट्स उसी के हाथ में रहते हैं, लेकिन उसका हाथ ऐसा रहता है और कोई आके उसके राइट्स यूं ही ले जाता है इजीली, और वो कुछ नहीं कर पाता, वो मुट्ठी भी नहीं बंद कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है हम लोग, पार्लियामेंट्री सिस्टम में है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन भले ही सारे राइट्स ये प्रेसिडेंट को दे रहा है, लेकिन ये राइट्स एक्चुअली यूज करने के राइट्स ये प्रेसिडेंट को नहीं रहता, तो रहता है हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, जो लोकसभा को आंसरेबल रहता है, जो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल रहता है। अभी नहीं बताते बैठूंगा मैं कि ये लोकसभा को आंसरेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल रहता है तो कैसे रहता है। मतलब आपके आपके कंट्री का रियल हीरो पता है कहाँ छुप के मिलेगा, छुप के नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, ए यहाँ पे लोकसभा, मतलब लोअर हाउस। देखो यहाँ पे भी मैंने पीएम रखते हुए लोअर हाउस में रखा है ना, कॉमन्स में रखा है, कॉमन्स में रखा है, क्योंकि पीएम ये लोअर हाउस को रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, आंसरेबल रहते हैं। इसलिए तो डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट हमने देखा है कि भाई आपने कंपेयर करना ही है अगर यूएस के प्रेसिडेंट को, तो आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से करो, प्रेसिडेंट से कैसे कर सकते, कर ही नहीं सकते, सिस्टम ही अलग है। क्वेश्चन ये हो जाता है कि इंग्लैंड का प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर रहता है क्या, तो उसका आंसर है नो, नेवर, बिल्कुल नहीं रह सकता वो प्रेसिडेंट। ये ना लॉर्ड्स ना कॉमन्स किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रह सकता। सेम थिंग इंडिया का प्रेसिडेंट भी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रह सकता। अगर वो ऑलरेडी मेंबर है और उसे प्रेसिडेंट की इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट करना है, रिजाइन करना पड़ेगा एज अ मेंबर, और उसके बाद फिर वो इलेक्शन में वो एज अ कैंडिडेट ठहरा सकता। वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं चलेगा, समझ जाओ इस बात को। वह एक टाइम पे एक कोई भी पर्सन एक से ज्यादा पोस्ट पे नहीं रह सकता। अगर वो लोकसभा का मेंबर है या फिर राज्यसभा का मेंबर है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्लियर है भाई कि यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो किसी हाउस के मेंबर नहीं रहते। अब आएंगे इधर प्रेसिडेंट यूएस का, क्योंकि ये हमारे माइंड में बिल्कुल आ सकता है कि ये प्रेसिडेंट नहीं रहते हाउस के मेंबर, तो हो सकता है कि वो रहे। अच्छा चलो मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, अब से यहाँ का एग्जांपल हो या फिर यहाँ एग्जांपल हो, एक ही बात है। ये जो प्राइम मिनिस्टर दिख रहा है आपको इंडिया का, वो किसी ना किसी हाउस का मेंबर रहता होगा ना, लगता है नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता बेटा, अच्छा नहीं बेटा, हाँ ठीक है, ओके। अब वो रहेगा ही रहेगा। बस देखिए कंडीशन ये नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो लोकसभा का ही रहे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, वो राज्यसभा का भी मेंबर रह सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं चौधरी चरण सिंह से अच्छा हम लोग रिसेंटली एग्जांपल लेंगे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2004 से लेके 14 तक कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो राज्यसभा के मेंबर थे, लोकसभा के नहीं थे। ठीक है, इंदिरा गांधी जब फर्स्ट टाइम कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हुई तो वो राज्यसभा की मेंबर थी, लोकसभा की नहीं थी। ठीक है, सो वो कोई मतलब कहीं का भी मेंबर रहे चलेगा, लेकिन वो मेंबर रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं मुझे की, अगर वो मेंबर नहीं है ना तो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक प्रोविजन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया और भाई वो 5 साल के लिए बिल्कुल रह सकता है, बात वो नहीं है, लेकिन उसे एक कंडीशन फुलफिल करना रहता है। एक कंडीशन, वो क्या रहता है हम लोग देखेंगे। ठीक है, रही बात इधर की। अच्छा, मतलब जो पावरफुल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, जिसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं यूएस के प्रेसिडेंट से, तो ये बंदा पीएम, ये बोथ हाउसेस में से किसी ना किसी हाउस का मेंबर रहता है, राइट। पीएम, इंग्लैंड का भी पीएम ये यहाँ का मेंबर रहता है। मेंबर कौन नहीं रहेंगे? प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, ना यूएस का, सॉरी आपका, ना इंडिया का, ना इंग्लैंड का। प्रेसिडेंट हाउस के मेंबर नहीं रहेंगे, लेकिन पीएम ये हाउस के मेंबर रहेंगे ही रहेंगे। अरे इसीलिए तो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आंसरेबल है। प्राइम मिनिस्टर जाके बैठेगा लोकसभा में, तभी तो भाई हमने जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव वहां लोकसभा में भेजे हैं वो क्वेश्चन करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर को या फिर सरकार को। समझ में आ रही बात? अभी जैसे आपको पता है कि अभी विंटर सेशन चल रहा है, पता होगा पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट में अभी गवर्नमेंट भी एक कोशिश कर रही है इक्वेलिटी लाने की। पता है इक्वेलिटी किसे कहते हम लोग? जब कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जब सब समान हो, उसे हम लोग इक्वेलिटी कहते हैं। तो ये डायलॉग क्यों मार दिया मैंने कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इक्वेलिटी लाने की? क्योंकि लगभग आज पार्लियामेंट में मोर देन 125 मेंबर्स जो अपोजिशन के लीडर है वो सस्पेंडेड है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो क्यों? तो अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हाउस में थोड़ा सा अटैक करने का कुछ कोशिश था, वो एक्सप्लोजर्स नहीं थे लेकिन काइंड ऑफ ऐसे ही था, है ना? कुछ गड़बड़ हुई, पता होगा आपको, नहीं पता? न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी हुआ, बिल्कुल बिल्कुल 2-3 दिन ही हुए थे तो ये मामला हो गया, जो बहुत डेंजरस है। तो अपोजिशन तो क्वेश्चन करेगा, अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन भी हमने ही भेजा है ना, अरे वो भी तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से तो गए, नर्क से तो आया नहीं। ऐसा रहता रूलिंग पार्टी स्वर्ग से आई है, अपोजिशन नर्क, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, है तो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं ना कहीं से। तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं सबको सस्पेंडेड, सबको सस्पेंडेड, सबको सस्पेंडेड लगभग। अब आपके पार्लियामेंट में अपोजिशन के नाम से आपको कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए तो मैंने कहा इक्वेलिटी लाने की कोशिश की जा रही है। अब तक डिस्क्रिमिनेशन नहीं था क्या? अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, कितना मतलब कितना है ना डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नहीं, इक्वल चाहिए, इक्वल, इक्वलिटी लाने की कोशिश चल रही है अभी। ठीक है, अब सब आपको शायद आपको मैं, क्या नाम वो मैम का, कांग्रेस बंगाल के कम्युनिस्ट पार्टी की वो लीडर, हाँ भी, उनका कभी सुन लो आप, मतलब बड़ा बुरा लगता है जब मैडम बोलती है, क्योंकि सरकार को लेके और प्राइम मिनिस्टर को लेके इतना फायर करती है, इतना बुरा फायर करती है जिसका कोई हद नहीं। अब कैसा है कि इनका फायरिंग अगर रोकना है तो हम ऐसा डायरेक्टली नहीं रोक सकते ना, ऐसे कैसे रोकेंगे? देखना पड़ता है कि भाई हम उन्हें कहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो वह उसके क्वेश्चन के आंसर हम जब नहीं दे सकते तो फिर कोशिश चलती है कि हम कुछ तो क्ल्यू निकाले कि हम इन्हें सस्पेंड कर दे। तो मैडम भी अभी 2 दिन पहले सस्पेंड कर दिया उन्हें, मैक्सिमम सस्पेंडेड है। इस अच्छा, सस्पेंड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सरकार को क्वेश्चंस बनेंगे, गवर्नमेंट क्वेश्चंस अगर नहीं दे पाएंगी तो कुछ तो बौखलाएंगी, और बौखलाएंगी तो गुस्सा इस तरीके से निकलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब ये प्राइम मिनिस्टर अगर आंसरेबल है तो वो किसी ना किसी हाउस का तो मेंबर रहना ही पड़ेगा ना भाई। अरे वही तो लीडर रहता है हाउस का, लोकसभा का लीडर वही रहता है, तो उसे ही तो आंसर देना पड़ेगा। अब बात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अगर हम लोग कांग्रेस या फिर यूएस के प्रेसिडेंट से अगर कंपेयर कर रहे हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं, तो फिर एक माइंड में आ सकता है कि वहां का प्रेसिडेंट भी किसी हाउस का मेंबर रहता है क्या? तो यूएस का प्रेसिडेंट कोई हाउस का मेंबर नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, और वो किसी हाउस का मेंबर नहीं, इसलिए उसे किसी हाउस में जाने की जरूरत नहीं,
और ना उसे कोई रिप्रेजेंटेटिव के क्वेश्चन का आंसर करने की जरूरत है, इसलिए वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, वो आंसरेबल नहीं है, वो स्टेबल है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं गिर सकती। यहाँ पे उनको मेजोरिटी रहे या ना रहे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, स्टेबल गवर्नमेंट है। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे स्टेटमेंट्स की जो अभी आपको थोड़ा समझ में तकलीफ जाएंगी, जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। नहीं बेटा, पीएम को नहीं है, हाउस का जो स्पीकर रहता है ना, हाँ वो करता है, क्योंकि वो तो बॉस है, उसके हाथ में राइट्स हैं। लेकिन कैसा है कि हमारे कंट्री में 11th लोकसभा से 11th नंबर का जो लोकसभा था, तब से एक रूल बना कि भाई आज मतलब इस बार से जो स्पीकर रहेगा वो रूलिंग पार्टी का रहेगा, एंड जो डिप्टी स्पीकर रहेगा वो अपोजिशन का रहेगा। सो स्पीकर जब रूलिंग पार्टी का ही है तो क्या है, वही बॉस है स्पीकर। ये हमने तीनों कंट्रीज को या फिर सिस्टम को या फिर फॉर्म्स को हमने कंपेयर करने की कोशिश की। अब ऐसा हम कहने के लिए कह रहे हैं, नो डाउट, कि यूएस का प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उससे कम पावरफुल है। वो स्टेटस के हिसाब से रह सकता है ना, क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट का एक अलग स्टेटस रह सकता है, लेकिन पावर्स की बात करें तो वो तो सेम है भाई। जो सारे पावर्स इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यूज करता है ना, एंजॉय करता है, वो उतने ही पावर्स वहां भी करता है। बस फर्क ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल है हाउसेस के मेंबर्स को, वहां का प्रेसिडेंट जो है वो आंसरेबल नहीं है। सीधा सीधा मामला। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, साइलेंट फीचर में सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड सुप्रीम जुडिशरी या फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब संसद का सार्वभौम और न्यायालयीन व्यवस्था की सर्वोच्चता, उसको बैलेंस करने की कोशिश। संसद का सार्वभौमत्व, फिर से उन्हीं कंट्रीज को हमें कंपेयर करना पड़ेगा भाई, ब्रिटेन, इंडिया एंड यूएस। नेक्स्ट ईयर होने वाले इलेक्शन में सारे लोग वोट्स करने वाले हैं ना, रजिस्टर नहीं किया हो तो कर लो थोड़ा समय निकाल के, ये मौका बार बार नहीं आता, 5 साल में एक ही बार आएगा, ये बहुत प्रीशियस राइट है हमें, जो एक फंडामेंटल राइट है जो पार्ट नंबर 3 के बाहर है, आर्टिकल 324 से हमें मिलता है। और अगर हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और अगर ये अधिकार हमें दिया गया है कि आप आपकी गवर्नमेंट चुनिए, आप आपका रिप्रेजेंटेटिव चुनिए, उससे और बेहतर आपको क्या चाहिए बताओ। आपको पूछा जाता है ना कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो। अगर आपको लगता है कि भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हमारे लायक नहीं है, मतलब एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये काम नहीं कर पाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ आपको उस वोटिंग मशीन में एक बटन एक्स्ट्रा मिल जाएगा जिसे हम लोग नोटा कहते हैं, नन ऑफ दी अबाउ, है ना। और वो जो नोटा है ना, वो एक प्रकार की थप्पड़ है सारे लीडर्स को, कहीं के एक भी लायक नहीं, नोटा मार के आ गए। हाँ, लेकिन अपने वोटिंग के राइट को आप व्यर्थ मत करो, बार बार नहीं आता। बड़ा दुख होता है जब फिर बात होती है, जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट इन द सेंस जब इलेक्शन हो जाने के बाद समझ में आता है कि इंडिया में 60% वोटिंग हुई, 65% वोटिंग हुआ। बताओ, मतलब जितने वोटर्स है उसमें से 100 में से समझ के चलो बस 60 लोग गए वोट करने, कितनी बुरी बात है। 40 लोग कहाँ थे, तो 40 लोग कुछ ना कुछ बहुत जरूरी काम में, है ना, बिजी थे उस दिन। इससे ज्यादा जरूरी काम नहीं है ये। 5 साल में एक बार काइंड ऑफ ये फेस्टिवल रहता है हमारे लिए, जब हमें हमारी सरकार चुनने का मौका दिया जाता है। आप सोचिए इस बारे में कभी मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मौका हर बार, मतलब हर दूसरे दिन तो मिलने से रहा ना, 5 साल में एक बार मिलेगा, तो भाई मौके पे चौका मारो इस बार है। 2024 का इलेक्शन तो बहुत मजेदार रहेगा। वैसे जिन्हें आना है वही आएंगे, जिन्हें आना है वही आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं करता, ना मैं किसी पार्टी का अपोज करता हूँ। हमारा तो मसला ये है, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है,
इसलिए हमारा काम ये हो जाता है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की कामों में अगर कुछ कमतरताएं हैं तो हम क्वेश्चन करें, और अगर क्वेश्चन करें, अगर आंसर नहीं आ रहे तो हम लोग क्रिटिसाइज करें। ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का काम है, और भाई इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं, और पॉलिटिकल राइट्स में आपको वोटिंग करने का राइट हो जाता है, आपको एज अ कैंडिडेट खड़े रहने का राइट होता है, और आपको आपके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का भी राइट रहता है। तीनों राइट्स हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट है तो मैं तो एंजॉय करता हूँ, और वो गवर्नमेंट बीजेपी की है तो भी करूंगा, करता ही हूँ। कांग्रेस की रहती और मन भर के क्या रहता, कोई मतलब है, कोई भेदभाव नहीं, हम भेदभाव नहीं करते, ठीक है। यहाँ हम सिंथेसिस करने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट के सार्वभौमत्व एंड जुडिशियल की सुप्रीमेसी को किस तरीके से कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि किस कंट्री में क्या है। आप तो पहले मुझे आप ये बताइए, जैसे हमारे कंट्री का जो अपेक्स बॉडी है जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन बताइए, काम बताइए क्या है सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? जस्टिस, ठीक है। ये उनके रैंकिंग में सबसे निचला काम है, जस्टिस। हाँ, लेकिन सही है या नहीं है वो कैसे डिसाइड होगा? कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, अब आया लाइन पे। देखो, सुप्रीम कोर्ट, हमारे कंट्री की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये हमारे कंट्री का वॉचमैन है, जिसको काम है दो चीजों पे नजर रखना है। एक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथों रहता है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, ठीक है। सो फर्स्ट उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ही ये है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को संभाल के रखेंगी, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जरा भी गड़बड़ करने की किसी ने भी कोशिश की तो उसे वो रोकेगी। उसे हम लोग कहते हैं द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। सेकेंड इज, सेकेंड भले ही हम लोग रैंकिंग के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट से ही कॉन्फ्रेंट करता है वो। दूसरा लेकिन काम सुप्रीम कोर्ट का ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट नंबर 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोटेक्शन करने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करती है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता तो है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, आप किसी भी कास्ट, रेस, रिलीजन से हो गया ना, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में, सर्विसेज में, सारे राइट्स हैं। अरे हाँ, लेकिन सारे राइट्स है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 15 के तहत आप किसी एरिया में या फिर कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस में एंट्री ले सकते हो, लेकिन फिर भी अगर किसी ने आपके कास्ट या रेस या किसी और कारण आपको रोकने की कोशिश की तो फिर क्या, कागज का टुकड़ा लेके जाओगे? संविधान में तो हमें है ये राइट भी, आप कैसे रोक सकते हो? उस टाइम पे तो कुछ पावर्स लगेंगे ना, जो उस पावर्स को रोकने की कोशिश करे, जो पावर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 32, जिसे हम लोग रिट का पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तीसरा काम है कि फिर जो हाई कोर्ट से जो केसेस जाएंगे या फिर उनके ओरिजिनल जुरिडिक्शन से जो केसेस आते हैं, वो उसका जजमेंट दे, वो तो एकदम बात का काम है। अब पहली बात को समझिए कि हमने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना या फिर गलत तरीके से बदलना, उसकी अगर कोशिश हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक देगी। तो पहले आप इसका अंदाज लगाइए कि क्या लगता है आपको कि किसके हाथ में ये पावर्स हो सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकती है? पार्लियामेंट, राइट। हमने कल लास्ट लेक्चर के टॉपिक मतलब उसमें पढ़ा है कि अमेंडमेंट करने का राइट बस पार्लियामेंट को, और अमेंडमेंट से ही तो, या फिर अमेंडमेंट प्रोसेस से ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो गया ना। तो अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है और वो अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को पूरे राइट है कि सुप्रीम कोर्ट उसे कंप्लीटली रोक सके। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। 2015 में 99th अमेंडमेंट हुई थी, मतलब बड़ा रिसेंटली एग्जांपल देता हूं तो वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, आपको समझ में आने। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी है, इतना इंडिपेंडेंट है
इतना उनको खुद का लिबर्टी है ना कि उनके सुप्रीम कोर्ट में जजेस कौन रहेगा वो भी डिसाइड करने का राइट ये सुप्रीम कोर्ट को ही है, और किसी को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर कोई रिटायर होने वाला जस्टिस है, उसकी जगह पे नया जस्टिस लाना है तो वो डिसाइड कौन करता है, तो उसको डिसाइड करने के लिए एक कॉलेजियन सिस्टम रहता है। मैं ऊपर ऊपर ही बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते समय बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है, ऊपर ऊपर सुन लो। एक कॉलेजियन सिस्टम रहेगा, उस कॉलेजियन सिस्टम में 5 मेंबर्स रहेंगे। एक 5 मेंबर्स में से एक तो खुद चीफ जस्टिस रहेंगे, और चीफ जस्टिस के बाद जो मोस्ट सीनियर है उनके बाद, है ना, वो रहेंगे। आपको पता होगा शायद कि सीनियर वाइज जो है उनका, ठीक है, उस पोस्ट पे आते हैं, वो जो मोस्ट सीनियर है उम्र से वो सबसे आगे, तो वो चीफ जस्टिस हो गए। तो 5 जजेस, एक चीफ जस्टिस और 4 अदर जजेस, 5 जजेस मिलके डिसाइड करेंगे कि चीफ जस्टिस अगर रिटायर हो रहे तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होगा, और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। अगर अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस बैठ रहे हैं, 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर, 34, तो 33 में से जो अदर है, 33 जजेस में से अगर कोई रिटायर हो रहा है तो भाई नया अपॉइंट करना पड़ेगा ना, तो उसे कहा या फिर कौन अपॉइंट करेगा, कॉलेजियम, 1 प्लस 4, और कोई नहीं। तो 2014 में नई गवर्नमेंट आई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, और 2015 में बड़ा गलत काम कर दिए या फिर करने की कोशिश हुई, बड़ा हाथ मारने की कोशिश हुई। और बड़ा हाथ ये था कि 99th अमेंडमेंट करके, 99th नंबर की अमेंडमेंट करके उन्होंने कॉलेजियन सिस्टम में चेंजेस लाए। तो क्या, थोड़ा सा रख देता हूँ। अब तक कॉलेजियन सिस्टम ऐसा था कि एक चीफ जस्टिस प्लस 4 अदर जजेस, 5 जजेस मिलके डिसाइड करेंगे। यहाँ पे 99th अमेंडमेंट ने इस सिस्टम को ऐसा रखा कि भाई एक चीफ जस्टिस, 4 की जगह 2 ज्येष्ठ न्यायाधीश, इसके अलावा 2 लीगल एडवाइजर जो जजेस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, जो बाहर के हैं, और एक जिसे हम लोग लॉ मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, कायदा मंत्री, वो रहेगा। और फिर ये बॉडी, नई बॉडी, मैं फिर से बोल रहा हूं कि पहले क्या था, 1 प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उसके जगह पे 99th अमेंडमेंट कर रहा है कि ना, एक तो ठीक है चीफ जस्टिस रहेंगे, 4 के जगह पे 2 जजेस रहेंगे, इसके अलावा 3 लोग बाहर से रहेंगे, कौन, 2 लीगल एडवाइजर, 1 लॉ मिनिस्टर, और ये मिल के डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट या फिर नया जस्टिस कौन है। ये तीनों, अच्छा ये लॉ मिनिस्टर, 2 एडवाइजर, ठीक है भाई, वो लीगल एडवाइजर है तो है, ठीक है, नॉलेजेबल है। लेकिन मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इतना इंडिपेंडेंस है कि उनके डिसीजन वो खुद लेते हैं, और अगर वो खुद लेते हैं तो उनके डिसीजन में या फिर नए जजेस के अपॉइंटमेंट में इनका रोल कहां से बैठ सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के बॉडी में है ही नहीं। लीगल एडवाइजर कोई बाहर का, अरे होगा ना कोई तज्ञ, बात वो नहीं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को बिलोंग करता है क्या, नहीं करता, तो फिर कैसे रह सकता है। इन्होंने ले आए भाई 2015 में अमेंडमेंट, चांस देके देख लिया कि देखते क्या होता है, भाई मजा आ जाएगा अगर हुई जाए तो, है ना, चांस ले लिया, इसे दे दिया चैलेंज, इस 99 अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज आप ही के पास है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपके 99th अमेंडमेंट ने उसे हिलाने की कोशिश की, इसलिए ये अमेंडमेंट हम इनलीगल डिक्लेयर करते हैं। अमेंडमेंट को कर दिया इनलीगल डिक्लेयर, 99th अमेंडमेंट पानी में। फिर से सुप्रीम कोर्ट का काम कैसे, 1 प्लस 4 खत्म हुआ। समझ में आए पावर सुप्रीम कोर्ट के। जब तक सुप्रीम कोर्ट है तब तक इस देश के नागरिकों को किसी भी डर को पालने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उस लेवल का बनाया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 2 पावर्स को 2 महत्वपूर्ण अधिकार देती है। क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एंड 2 पावर्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी। पार्लियामेंट को अधिकार खुद कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि आपको लगता है लॉज करना है, करो, आप ही कर सकते हैं। आपको लगता है अमेंडमेंट करना है तो करो, आप ही कर सकते हैं। सेम टाइम लेकिन यहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को भी पावर देता है कि इन्होंने किया हुआ अमेंडमेंट, इन्होंने लाए हुए लॉज, अगर हमारे ऊपर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी चेंजेस निगेटिव सेंस में कर सकते हैं, आपको पावर्स है, रोक दो।
समझ में आई बात, किस तरीके से पावर्स बटे पड़े हैं। एंड इसीलिए हम ये टॉपिक देख रहे हैं कि किस तरीके से एक सिंथेसिस आपको मिलेगा, क्योंकि आपको इंग्लैंड में और आपको यूएस में बहुत अलग सिस्टम मिलने वाला है, बहुत अलग सिस्टम। मैं बताता हूँ कि किस तरीके से। ब्रिटेन में अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें और वहां की जुडिशरी की बात करें, सेम थिंग यूएस में भी अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें, मतलब वहां का लेजिस्लेचर, एंड उनके जुडिशरी की बात करें, तो आपको क्या फर्क मिल जाएगा। इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ लाया तो उस लॉ के बारे में ज्यादा सोच विचार करने की कोई जरूरत इंग्लैंड के जुडिशरी को नहीं है। इंग्लैंड का जुडिशरी ब्रिटेन के पार्लियामेंट के लॉज को रिजेक्ट नहीं कर सकता। सो ब्रिटेन का जुडिशरी ये यूजलेस है पार्लियामेंट के सामने। मतलब ब्रिटेन के बारे में आपने ये समझना है कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट ये जुडिशरी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। पार्लियामेंट पावरफुल है जुडिशरी से, ब्रिटेन का जुडिशरी कमजोर है, वो बस जस्टिस एंड ऑल एंड राइट्स वो देखेगा। पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू पार्लियामेंट अपेक्स, पार्लियामेंट ने जो लॉज लाए वो फाइनल, खत्म बात। रही बात इंडिया के बारे में अभी हमने बात की, लेकिन हमने क्या बात की ना, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जब यूएस का देखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इंडिया एंड यूएस सेम ही तो लग रहा है। बता दूं मैं फिर से इंडिया के बारे में। पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉज लाए हैं या फिर पार्लियामेंट ने कोई अमेंडमेंट किया है, कोई अमेंडमेंट या कोई लॉज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का दे रहे हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हिला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा तो सुप्रीम कोर्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में अगर बदलाव हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ जुडिकल रिव्यूज का यूज करके पार्लियामेंट के किए गए लॉज या अमेंडमेंट को रोक देंगे। मैंने कहा तो ही ऐसा भी बोल सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ तो सुप्रीम कोर्ट। यूएस के कांग्रेस, उन्हें अधिकार है, ऐसा नहीं है, अमेंडमेंट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर वो अमेंडमेंट भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है तो उनका जुडिशरी बहुत पावरफुल है, वो रोक ही देगा। या फिर ऐसे भी लॉज जिसका कॉन्स्टिट्यूशन से वास्ता नहीं, मैं बोल रहा हूं ऐसे भी लॉज जिनका कॉन्स्टिट्यूशन से वास्ता नहीं, लेकिन अगर वो लॉज ही, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई वास्ता नहीं, ऐसे लॉज भी अगर जुडिशरी को कहीं ना कहीं इनलीगल लग रहे होंगे तो भी वहां का जुडिशरी इनके नॉर्मल लॉज को रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं करता ये। सुप्रीम कोर्ट बस वो करता है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बस वो करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का देता है, और वहां हमने नॉर्मल लॉज के बारे में बात की। तो आपको इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, इंग्लैंड में भी सुप्रीम कोर्ट है, यूएस में फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट का सिस्टम अलग हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का अलग हो जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, इसे आप इंग्लैंड से कंपेयर कर सकते हो? नहीं, इंग्लैंड जैसा कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यूएस जैसा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल भी नहीं है, क्योंकि यूएस का फेडरल कोर्ट ना कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी रोक रहा है। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज या फिर उसके रिलेटेड जो है उसी पे पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू चला रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने उसका सिंथेसिस किया है ना, पावर मतलब दोनों को हमने मतलब ना वो दिया है, मतलब बेसिकली इसे नहीं सिंथेसिस किया, मतलब पार्लियामेंट का भी सार्वभौमत्व हमने रखा कि भाई लॉज कर सकते हो ना, ऐसा भी डरो मत भाई एकदम कि सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे लॉज आपके रिजेक्ट कर देंगी, लेकिन आप ऐसे लॉज नहीं ला सकते ना जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का पड़े। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये एक पॉइंट है साइलेंट फीचर में। अब भी हमने डिस्कशन किए कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, बहुत ही इंटीग्रेटेड बॉडी है, लिख के रख दो, एक्सप्लेनेशन तो हुआ ही है ना। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी साइलेंट फीचर है, हमने डिस्कशन किया है। ये 99 अमेंडमेंट जब पढ़ा रहा था तब उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। और एक हेडिंग दो, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये जो हेडिंग दिया इसे 1 से 2 लेक्चर समझ के चलो, है? तो अभी है? नहीं, ठीक।
और दे दो, फटाफट दे दो, क्योंकि हमें वो टॉपिक्स पढ़ना रहता है। फंडामेंटल राइट्स कम से कम 1 वीक लग जाएगा पढ़ने में, अभी कोई डिस्कशन नहीं। डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलर स्टेट, जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तब देखना ही है हमें सेक्युलर स्टेट क्या है। देन इंडिपेंडेंट बॉडीज, हम लोग इंडिपेंडेंट बॉडीज किसे कहेंगे ना, कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसे हम लोग इंडिपेंडेंट बॉडी कहते हैं। लिख लो कि क्या क्या, एटलीस्ट एग्जांपल के लिए, कैग, सीएजी कैग, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सब इंडिपेंडेंट बॉडी है। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजन, ये बेटा फीचर है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं। आपने कभी अपने लाइफ में इंडिया में कभी किसी भी टाइप का, नहीं ऐसे नहीं, किसी टाइप का कहूंगा तो गलत हो जाएगा, देखा है एक इमरजेंसी देखा है, लेकिन उसके अलावा आपने ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं देखा। 3 इमरजेंसी का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट 352 आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 आर्टिकल रेजिडेंशियल रूल, एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपने थोड़ा बहुत, थोड़े जब हल्के फुल्के जब भी मैच्योर हुए थे, मैच्योरिटी से थोड़े बड़े हो चुके थे, तो इसमें से जो कुछ देखा है तो आपने थोड़ा प्रेसिडेंशियल रूल देखा है। हाँ, उसको मतलब आपने महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि वो महसूस होने वाली कोई बात नहीं रहती। नेशनल इमरजेंसी इंसान महसूस करेगा, ठीक है। कैसे, क्यों, बात करेंगे। अब 2019 में जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में आया था, तो उस टाइम पे आया था, मतलब आने के पहले ही उनका उद्घाटन हो गया था, क्योंकि सरकार बनेगी तो बनेगी किसकी, और फिर वो जो जो भी ड्रामा था, वो ड्रामा तो मतलब पूरे 5 साल चला, अभी भी चल ही रहा है, अभी है ही, और 4 महीने 6 महीने ज्यादा ही है, मतलब नवंबर तक चलेंगी सरकार वो, नेक्स्ट ईयर तक। लेकिन देखेंगे जब जब प्रेसिडेंट की बात करेंगे, प्रेसिडेंशियल रूल की, तब डिस्कस करेंगे। सो बस वो आपने मतलब एक लिया है एक्सपीरियंस, बाकी ना नेशनल इमरजेंसी का आपने एक्सपीरियंस लिया, आपका भगवान करे ऐसा कभी आप एक्सपीरियंस लो भी मत। 3 बार ही नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है। लास्ट टाइम 1975 को लगी थी, जो 77 तक चली थी, 21 मंथ्स। उसके बाद ऐसा कोई नेशनल इमरजेंसी का कोई मामला आया नहीं। काइंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी नहीं था वो, लेकिन लॉकडाउन था जो नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं था, हमारा हमें लेके लॉकडाउन में जिस तरीके से हमने देखा है। सो ये क्यों इमरजेंसीज एंड ऑल, और इसके क्या मायने हैं और क्या मतलब महत्व है, हमें पढ़ना है इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। एटलीस्ट अभी ये नोट करना था आपने कि ये आर्टिकल्स एंड ये काइंड ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। इसके अलावा साइलेंट फीचर्स में इंपॉर्टेंट में एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 3 टियर सिस्टम। हमने हमारे कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन को इतना खूब, मतलब इतना खूबसूरती से हमने उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की, कि उस कारण हमें 3 टियर सिस्टम इंडिया में मिलता है। जैसे ड्यूअल सिस्टम तो आपको पता ही होगा, या फिर पता ही है, या फिर ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं हम लोग। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब क्या, कि सेंट्रल का अपना एक गवर्नमेंट होगा, राइट, एंड स्टेट का अपना एक गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तो हर एक स्टेट का अपना अपना स्टेट, जैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए लिमिटेड है, सीमित है।
सेंट्रल का पूरे देश से लेके जम्मू कश्मीर से लेके तो नीचे कन्याकुमारी तक उनके पावर्स चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार के पावर्स महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र के लिए अगर कोई नियम लाना है या फिर महाराष्ट्र का जो भी प्रशासन शासन एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट देखेंगी। देश का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगी। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ गवर्नमेंट्स दिखते हैं और बिल्कुल दिखते हैं। बेसिकली इसके अलावा इसके नीचे आपको जो गवर्नमेंट दिखेंगे उसी को हम लोग कहेंगे 3 टियर सिस्टम। एक ये सिस्टम, एक ये सिस्टम और इसके नीचे और एक सिस्टम, तो 3 टियर सिस्टम। ये 3 टियर सिस्टम में बेसिकली नीचे जो रहता है वो रहता है लोकल बॉडीज। वैसे लोकल बॉडीज तो पता होगा ना आपको किसे कहते हैं। जैसे नागपुर बड़ा शहर है तो नागपुर का कॉर्पोरेशन, मतलब जिसे महानगर पालिका कहते हैं। सिटीज में, सिटीज का बता रहा हूं मैं, बड़े सिटीज के लिए महानगर पालिका, छोटे सिटीज है तो नगर पालिका। और उसके बाद जो सबसे नीचे वाला सिस्टम रहता है वो ऐसा कि वो एरिया अब तक रूरल था, अब उसमें ना चेंजेस आ रहे हैं और थोड़ा सा डेवलपमेंट होके वो थोड़ा सा सिटी मोड में जा रहा है, थोड़ा अर्बन मोड में जा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं नगर पंचायत। ये 3 बॉडीज सिटीज के लिए की। अगर हम लोग थोड़ा विलेजेस की बात करें या फिर थोड़ा सा रूरल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रहता है, तो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट के नीचे रहता है तहसील, पता होगा आपको। और तहसील में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहती है उसे हम लोग कहते हैं पंचायत समिति। उस सबसे नीचे फिर तहसील के अंदर रहेंगे गांव, विलेजेस, राइट। भाई कुछ गांव मिलके एक तहसील बनेगा, कुछ तहसील मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा, है ना। ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट बनके मिलके एक स्टेट बनेगा और ऐसे सारे स्टेट मिलके देश बनेगा। सबसे नीचे रहेगा बेस पे विलेजेस, और विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये जितने भी हमने नाम लिए हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इधर महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब मिलके हम उसे नाम देते हैं लोकल बॉडीज, जिसे हम लोग स्थानिक स्वराज संस्था कहेंगे। तो स्थानिक स्वराज संस्था ये हमारे कंट्री के 3rd गवर्नमेंट में आ जाएगा, और ये 3rd गवर्नमेंट मतलब ही ये प्रॉपर हुआ 3 टियर सिस्टम। ठीक, ये चैप्टर अलग से पढ़ना है हमें बाद में, लास्ट में, सबसे लास्ट में। बस अब लास्ट 2 फीचर्स है, इसको लेके बात कर लेंगे। सिंगल सिटीजनशिप। आप इंडिया के सिटीजन्स हो, किसी को डाउट नहीं है ना अंदर से, कोई पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं ना। ठीक है, चलो इंडिया के सिटीजन हो, वेरी गुड, ओके बेटा। आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप महाराष्ट्र के सिटीजन्स हो। किताबों की भाषा बोल, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नागपुर में रहते हो, नहीं हो सकता है क्योंकि बच्चे नए नए रहते हैं, मासूम से रहते हैं, तो ऑफकोर्स लगता है। हाँ, बच्चों को पूछा जाए, हाँ बेटा बताओ देश के सिटीजन, यस सर देश के सिटीजन है। अच्छा, महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र के भी सिटीजन, ओके। अच्छा, फिर नागपुर में रहते हो, हाँ नागपुर के भी सिटीजन। अच्छा बेटा, फिर नागपुर में पता चला आप मेडिकल स्क्वायर में रहते होगे, मेडिकल स्क्वायर के भी सिटीजन। अरे भाई, फिर किसी अपार्टमेंट में रहते हो उसके भी सिटीजन। कितने सिटीजनशिप मिलाए हो आपने ऐसे। हम बस और बस हमारे देश के नागरिक हैं, हम महाराष्ट्र के रेसिडेंट हैं, हम नागपुर के रेसिडेंट हैं, हम सिर्फ देश के ही नागरिक हैं। यूएस जैसे डुअल सिटीजनशिप हमारे कंट्री में नहीं है। हमने सिंगल सिटीजनशिप को मायने दिया, और इस सिंगल सिटीजनशिप के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने यही स्टेटमेंट किया था कि हम सिंगल सिटीजनशिप इसलिए रख रहे हैं कि किसी भी स्टेट का बंदा जो है वो कहीं पे भी, मतलब कहीं का भी रेसिडेंट कहीं पे भी चले जाना तो उसे कोई अलग रूल्स नहीं, या फिर अलग, जैसे देखो हम इंडिया के सिटीजन हैं तो उसके हिसाब से भाई हमें जो मिलता है वो बाकी लोगों को नहीं मिलता होगा ना। अब जैसे मैंने कहा ना कि यूएस में ड्यूअल सिटीजन है, तो पता है वहां पे कैसा बंदा, मतलब कैसा सिस्टम है, वहां का बंदा देश का भी नागरिक है, वहां का बंदा स्टेट का भी नागरिक है। तो कंट्री का सिटीजनशिप से उसे कुछ और राइट्स मिलते हैं, स्टेट के सिटीजनशिप के हिसाब से उसे कुछ और राइट्स मिलते हैं। लेकिन 50 स्टेट्स यूएस में है, तो समझ के चलो कि ए स्टेट अपने सिटीजन को जो राइट दे रहा है, ऐसा थोड़ी है कि बी भी सेम ही राइट्स दे।
स्टेट्स अपने अपने हिसाब से देंगे ना राइट्स अपने नागरिकों को। अगर हमने यहाँ पे इंडिया में स्टेट्स का सिटीजनशिप रखा ही नहीं, तो महाराष्ट्र का बंदा फिर वो यूपी में जाए या फिर वो तमिलनाडु में जाए, उसको एज अ सिटीजन सारे राइट्स तो इक्वल है ना। और अगर ऐसा है तो ये थोड़ा सा फ्रेटर्निटी मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने इस सिंगल सिटीजनशिप को थोड़ा सा फ्रेटर्निटी से भी जोड़ा था। ये मतलब सिंगल सिस्टम जो है, सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम, वो देश में फ्रेटर्निटी को भी कहीं ना कहीं जागरूक रखेगा। तो हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है, डबल वाला कोई मामला नहीं है। लास्ट वन, सिंगल ज्यूरिडिक्शन या फिर जुडिशरी। चलो मैं एक कंपोजिशन रख दूं आपके सामने जुडिशरी का। सबसे अपेक्स सुप्रीम कोर्ट, देन उनके नीचे हाई कोर्ट्स, देन सबसे नीचे लोअर कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है कंट्री में। हाई कोर्ट्स 25 हाई कोर्ट्स है कंट्री में। रही बात लोअर कोर्ट्स की, तो अब देखो कैसा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रहेगा। 2011 में इंडिया में 640 डिस्ट्रिक्ट थे। और रही बात सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ही जो है वो लोअर कोर्ट में नहीं आते। लोअर कोर्ट्स की और भी बहुत सारे जिसे हम लोग ऑप्शंस रख सकते हैं। अब तो इतने अलग अलग, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो गए, संडे स्पेशल कोर्ट्स हो गए, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स हो गए, इसके अलावा आपके फैमिली कोर्ट्स हो गए, सीबीआई कोर्ट्स हो गए, वो भी लोअर बॉडी में ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत मतलब अलग अलग प्रकार के रहते हैं लोअर कोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं ना। हम लोग जुडिशरी जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन देखिए सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि हमने जो एरो रखा है वो एरो एक्चुअली क्या डिनोट करता है। हमारे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट ये सारे हाई कोर्ट्स पे कंट्रोल रखता है, सारे हाई कोर्ट पे। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट पे कंट्रोल ये देश के सुप्रीम कोर्ट का है, वैसे बाकी हाई कोर्ट पे भी है। तो सारे हाई कोर्ट्स को कंट्रोल और सुपरवाइज करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। और फिर बाकी हाई कोर्ट जो है वो उनके उनके जुडिशरी में या फिर जुरिडिक्शन में आने वाले लोअर कोर्ट्स को जो है वो कंट्रोल करेंगे। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है जुडिशरी का, वो है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है जुडिशरी का। सो इस चारों जो हमने नाम लिए, फिर तीनों जो हमने नाम लिए कि महाराष्ट्र, गोवा एंड दादरा नगर हवेली दीव दमन, इस एरिया में जितने भी लोकल कोर्ट्स हैं उन सारे लोकल कोर्ट्स पे कंट्रोल हाई कोर्ट करेगा। है प्रॉपर सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरवाइज करता है, हाई कोर्ट्स अपने अपने जुडिशरी में जुरिडिक्शन में आने वाले लोअर कोर्ट्स को करता है। क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, आपको कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस अगर कोर्ट में डालनी है, सिविल या क्रिमिनल कह रहा हूं मैं, कल चल के मुझे क्रिटिसाइज मत करना आप, है मैंने स्पेसिफिक, मैं बहुत स्पेसिफिकली वर्ड यूज करता हूँ। और पॉलिटी में यही बात रहती है, यही बात रहती है। एक वर्ड इधर की उधर हो गया, गया गलत, पूरा मीनिंग गलत। अगर मैं ये दोनों वर्ड निकाल दूं तो अभी जो कहने वाला हूं ना वो पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। मैंने कहा आपको कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस को अगर डालना है कोर्ट में, तो आप पहले सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपको पहले लोअर कोर्ट ही जाना पड़ेगा। लोअर कोर्ट देखेगा, छानबीन करेगा, उसके ऊपर अपना जजमेंट देगा। लोअर कोर्ट का जो जजमेंट आया, ठीक है भाई, किसी पार्टी के फेवर में जाएगा, किसी के अगेंस्ट में जाएगा। अब जिसके अगेंस्ट में गया उसके पास बिल्कुल चांस है कि वो उस केस को अपील करे। अब अपील करना मतलब क्या करना, अपील करना मतलब वो केस को ऊपर डालना, मतलब ऊपर के कोर्ट में डालना, राइट। सो अभी उसे अगर लोअर कोर्ट के जजमेंट को अपील करना है तो भी वो कूद के सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। वो यहां से हाई कोर्ट अपील कर सकता है। अपील करने के बाद हाई कोर्ट भी देखेगा, छानबीन करेंगे, अब उनके हिसाब से वो जजमेंट देंगे। अब उनका जो भी जजमेंट है, फिर से किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट, अब जिसके अगेंस्ट में आया फिर से उसके पास चांस है कि वो उसको फिर एक बार अपील कर सकता है। और इस बार अपील उसकी लास्ट टाइम की अपील होगी, क्योंकि अब ये अपील सीधा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो जजमेंट देगा, वो जजमेंट हुआ उस केस का फाइनल जजमेंट। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते। मैंने कहा आप कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते। एक चीज कर सकते हो, वो क्या है अभी बताओ, वो बात नहीं।
अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लास्ट, उन्होंने जो कहा भाई लास्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आर्टिकल 141 के बारे में बता दूं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि देश के सरकार से लेके तो सामान्य कर्मचारी मतलब हर किसी पे लागू रहता है, उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, इतने उनके पावर्स या फिर उनके ऑर्डर्स को जो है वो पावर्स रहते हैं। क्लियर? तो यही है सिंगल ज्यूरिडिक्शन। कंट्रोल देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट पे। जाना देखो आपका अपील के लिए, सबसे पहले आप लोअर कोर्ट, उसके खिलाफ हाई कोर्ट, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ड्यूअल जुडिशरी या फिर ज्यूरिडिक्शन के बारे में बता दूं तो आपको सिंगल वाला और समझेगा। जैसे आप अगर यूएस के बारे में, यूएस का सिस्टम अगर ढूंढने जाओ, यूएस में भी ऐसे कुछ तो मिलेगा। यूएस में आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा फेडरल कोर्ट। उसके अलावा आपको हाई कोर्ट भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको लोअर कोर्ट भी मिलेंगे। लेकिन इंडिया में रखते समय हमने सुप्रीम कोर्ट एरो, हाई कोर्ट एरो ऐसा रखा था। यूएस में मैं फेडरल कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में एरो नहीं दूंगा, तो मैं क्रॉस कर दूंगा ऐसे, और हाई कोर्ट के नीचे एरो दूंगा जो लोअर कोर्ट तक जाएगा। इसका मतलब बता दूं, वहां किसी स्टेट में, जैसे लोअर कोर्ट ये पर्टिकुलर स्टेट नहीं है ना, नहीं, लोअर कोर्ट किसी पर्टिकुलर स्टेट में है ना, हाँ हाँ। लोअर कोर्ट अमेरिका, यूएस का, वहां की किसी भी स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए सिविल या फिर क्रिमिनल केस की, उन्हें केस डालना है लोअर कोर्ट में डालेंगे, लोअर कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट देगा। लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ वहां का बंदा अपील कर सकता है, जाएगा ऊपर हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट में अपील करेगा, स्टेट के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उस डिसीजन के खिलाफ वो बंदा अब कहीं नहीं जा सकता, वहां के हाई कोर्ट ने दिया हुआ जजमेंट फाइनल। अब ये अपील ऊपर नहीं जा सकती, उनका हाई कोर्ट ही उनके लिए सुप्रीम कोर्ट। ये क्यों ऐसा? तो भाई आप जब फेडरलिज्म पढ़ेंगे ना तब वो थोड़ा समझ में आएगा कि क्यों ऐसा। ठीक है, दूसरी बात, मतलब वहां के हाई कोर्ट्स के केसेस फेडरल कोर्ट में नहीं जाते। मैं सीधा सीधा बता दूं आपको कि वहां के स्टेट्स के केसेस फेडरल कोर्ट नहीं जाते, वो कोर्ट फेडरल है, संघ 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 देश का है, कंट्री का है, स्टेट्स का नहीं है, इसलिए स्टेट का नहीं जाएगा, मामला नहीं जाएगा वहां पे। ठीक है, दूसरी बात, एरो हमने जो किया था तो बिल्कुल उस हिसाब से हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फेडरल कोर्ट बिल्कुल भी वहां के हाई कोर्ट को सुपरवाइज नहीं कर सकता, हाई कोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। फेडरल कोर्ट का काम अलग चलता है, हाई कोर्ट का काम अलग चलता है। फेडरल कोर्ट यहाँ हाई कोर्ट के किसी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेंट्रल के खिलाफ के, सेंट्रल गवर्नमेंट आप जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में कौन से केसेस जाते हैं। उनके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में वो केसेस जाते हैं जो, एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, नेवियल केसेस फेडरल कोर्ट में जाएंगे वहां के कंट्री के। सेंट्रल के कोई भी पॉइंट, कोई भी है ना गड़बड़ हो जाए तो वो जाएंगे। अब क्लियर है? पक्का फेडरल कोर्ट, वैसे पढ़ेंगे हम लोग फेडरल कोर्ट के बारे में, डोंट वरी। ठीक, सभी पक्का? चलो ठीक है, यहाँ पे आपके साइलेंट फीचर्स, ओके बेटा, फिनिश।